सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन तक पहुंच पाए थे। और उस वाइब्रेटरी मोशन में जो आखिरी चीज मैंने डिस्कस की थी, वो आखिरी चीज जो थी वो रिलेटेड थे हुक्स लॉ से। दैट इज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। और फिर हमने इक्वेशन ड्राइव कर ली थी एफ इक्वल के एक्स। और एफ इक्वल के एक्स के बाद हमने थोड़ी सी डिस्कशन जो है वो के हवाले से की थी। और क्योंकि हम ये जानते थे कि के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो अक्सर बच्चों के जहन में ये मिसकॉन्सेप्शन होती है कि क्योंकि वो कांस्टेंट है तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो मैंने आखिर में एक बात सरसरी तौर पे बता दी थी कि कांस्टेंट्स दो तरह के होते हैं। एक सिर्फ कांस्टेंट है जो कंडीशनल कांस्टेंट है, जैसे वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज 9.8 फॉर अर्थ, 1.6 फॉर मून, 20 अराउंड 26 फॉर जुपिटर। इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू है ये कंडीशनल है। अर्थ के लिए कुछ और है, मून के लिए कुछ और है, जुपिटर के लिए कुछ और है। नॉट ओनली दिस, अगर हम वेरिएशन ऑफ जी की बात करते थे तो वो सरफेस ऑफ अर्थ के लिए भी वेरी कर जाती थी। इसका मतलब जी कांस्टेंट है बट कंडीशनल कांस्टेंट है। इसके बरखिलाफ अगर हम कैपिटल जी को देखें 6.673 एक्स्ट्रा माइनस 11, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो हर जगह हर कंडीशन में सेम रहेगा। फिर मैंने एग्जांपल दी थी आपको गैस कांस्टेंट्स की। आप बॉयल्स लॉ को रिकॉल करें, आप चार्ल्स लॉ, आप एवोगैड्रोस लॉ, आप टेम्परेचर लॉ, प्रेशर लॉ, किसी भी लॉ को जो है वो रिकॉल कीजिए। हमेशा आप कहते थे पीवी इक्वल कांस्टेंट, वी ओवर टी इक्वल कांस्टेंट। उस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं होती थी क्योंकि वो कंडीशनल था। लेकिन जब आपने जनरल गैस इक्वेशन पढ़ी पीवी इक्वल एनआरटी, तो वहां पर आर आया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, क्योंकि वो यूनिवर्सल था, तमाम गैसेस के लिए तमाम कंडीशन में सेम रहना था। और मैंने सबसे आखिरी एग्जांपल दी थी आपको सेकंड ईयर से ही कि जब आप बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर एट अ टेम्परेचर। आप जो है वो कंडक्टर की लेंथ चेंज कर दें, एरिया चेंज कर दें, टेम्परेचर चेंज कर दें, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आप बात करते थे रेजिस्टिविटी की, तो रेजिस्टिविटी जो है वो प्रॉपर्टी थी मटेरियल की। तो जब आप कहते हैं ना कोई चीज आपके पास कांस्टेंट है, तो हमें देखना होता है कि वो कंडीशनल है या वो यूनिवर्सल है। इवन रेजिस्टिविटी भी यूनिवर्सल नहीं थी क्योंकि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट थी। आप मटेरियल का टेम्परेचर चेंज करते वैल्यू चेंज हो जाती। 12। फिर हमने एंड में एक बात सीखी थी कि अगर मैं एक स्प्रिंग कॉन लूं, लेट से अगर मैं ड्रॉ भी कर दूं और किसी से इसका आंसर भी ले लूं, लेट से ये एक स्प्रिंग है जिसका कांस्टेंट जो है वो के है। और हमने समझने की कोशिश की थी कि अगर मैं इस स्प्रिंग को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो हर पार्ट का कांस्टेंट कितना हो जाएगा? अगर आप में से कोई बच्चा बता दे। हेलो। यस हमजा। सर कांस्टेंट तो उतना ही रहेगा ना, भले आप हाफ भी कर दें। लास्ट टाइम क्लास में थे? नहीं सर। क्लास में थे या नहीं थे? सर था ही नहीं, मतलब तबीयत हाँ। खराब थी तो था नहीं। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल आपके आपके जवाब से मुझे जो है वो एहसास हुआ कि शायद आपने लास्ट क्लास जो है वो मिस किया। क्या आप नहीं में से कोई और बच्चा? मैं अभी इस बात को एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। सर। अस्सलाम सर। वाइन साहब। सर चेंज हो जाएगा कांस्टेंट। हाँ, कितना हो जाएगा? सर कंडीशन के हिसाब से तो आधा होना चाहिए, लेकिन कि फोर्स ओवर डिस्प्लेसमेंट होता है ना, हाँ हाँ। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। जी। ओके। यस यस राव्या, यू वांट टू से समथिंग? सर जो कांस्टेंट है वो डबल हो जाएगा। कांस्टेंट जो है वो डबल हो जाएगा। ठीक, अच्छा। हाँ, मैंने लास्ट टाइम जो है वो बात समझाने की डबल हो कोशिश की जाएगा। थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, कांस्टेंट जो है वो डबल हो जाएगा। और जिन बच्चों ने लास्ट टाइम जो है वो क्लास मिस कर दी, भाई एक बात ध्यान में रखिएगा, ये एप्टीट्यूड है, इसमें हम एक क्लास में बहुत कुछ कवर कर रहे होंगे। हाँ, आपने क्लासेस जो है वो घर से ही बैठ के लेनी है। और अच्छी बात यह है कि इन क्लासों में आपको बोलना भी कुछ नहीं है। तो अगर आपकी तबीयत भी नासाज है तो आप सिर्फ करें काम ये कि क्लास ज्वाइन करें, स्पीकर पे रखें और सिर्फ सुनते रहें। राइट, एनीवेज, तो मैं थोड़ी सी इस बात की जो है वो
वजाहत कर दूं कि अब जब आपने स्प्रिंग को दो हिस्सों में डिवाइड किया है ना, तो मैंने कल लास्ट लेक्चर में वो समझाई थी कि कांस्टेंट डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट हुआ करता है F/x। अगर आपके पास स्प्रिंग में 4 टन है तो स्प्रिंग को स्ट्रेच करना जो है हेलो। मेरा ख्याल है कि बीच में जो है वो शायद कनेक्टिविटी जो है वो लॉस हो गई थी। तो अगर आप में से कोई बच्चा जो है वो मुझे ये बात बता दे कि हम जो है वो क्या चीज डिस्कस कर रहे थे। आप में से कोई बता सकते हैं कि आखिरी बात आपने सुनी क्या है? सर आपने आखिरी बार मुझे ये सुनाई दी कि अगर स्प्रिंग के 4 टन है तो उसके बाद कुछ आवाज नहीं आई। सही। ठीक। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अगर आपके पास स्प्रिंग के 4 टन है तो उसे खींचने के लिए एक फोर्स रिक्वायर्ड है। अगर आप नंबर ऑफ टन्स को हाफ कर देंगे तो आपको फोर्स ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट उस फोर्स का नाम है जो स्प्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए नीडेड है फॉर यूनिट एक्सटेंशन। तभी हमने कहा था कि अगर आप स्प्रिंग को हाफ करेंगे तो कांस्टेंट डबल हो जाएगा, क्योंकि कम टन्स के साथ स्प्रिंग को स्ट्रेच करना मुश्किल हो जाता है। फिर हमने कहा था कि आप स्प्रिंग को दो तरह के कॉम्बिनेशंस में कनेक्ट कर सकते हैं। या तो वो होता है आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन, या फिर वो आपके पास हुआ करता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर आपने स्प्रिंग को पैरेलल में लगाया तो इसकी मैंने एग्जांपल दी थी जिम इक्विपमेंट की, कि जिम में जितने इक्विपमेंट्स हैं जिनमें स्प्रिंग इस्तेमाल होता है, तो उन इक्विपमेंट को स्ट्रेच करने के लिए हमें फोर्स ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि वहां पे स्प्रिंग्स जो है वो पैरेलल में कनेक्ट हुए वो होते हैं। तो पैरेलल में जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो K1 + K2 के बराबर हुआ करता है, सम ऑफ द टू कांस्टेंट्स। और सीरीज में रेसिप्रोकल बराबर होता है 1/K1 + 1/K2। यहां तक की बात वो बात है जो हमने लास्ट टाइम तक डिस्कस की हुई है कि नंबर वन, स्प्रिंग को तोड़ देंगे कांस्टेंट बढ़ जाएगा, स्प्रिंग के नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देंगे कांस्टेंट कम हो जाएगा। और फिर मैंने उसे एक स्टेप आगे बढ़ाया कि स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब है कि नया कांस्टेंट 1/K = 1/K1 + 1/K2 से निकलेगा। अगर स्प्रिंग्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया तो जो कांस्टेंट है वो आपके पास K1 + K2 से निकलेगा। यहां तक की बात वो बात थी जो हमने लास्ट टाइम तक की। अब उसी को जरा एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। देखें, याद है मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर मेरे पास एक स्प्रिंग हो, उससे एक मास m कनेक्टेड हो, कांस्टेंट k है, जिस जगह पे ये स्प्रिंग रुका हुआ है ये कह रहा है कि इसकी मेन पोजीशन। अगर अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं बॉडी को स्ट्रेच करूं,
और इस पॉइंट ए पर लेकर आ जाऊं, तो ओ से ए तक कहलाएगा एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट। ये काम करने के लिए एक फोर्स रिक्वायर्ड थी एफ, और हमने रूल क्या बनाया था कि एफ इज इक्वल टू के एक्स। इसी इक्वेशन को हम नाम देते थे किसका? हुक्स लॉ का। अच्छा, अब स्प्रिंग एक इलास्टिक मटेरियल है, और न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स जनरेट होती है जो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होती है, और जिसका काम होता है कि वो स्प्रिंग को उसकी ओरिजिनल हालत में वापस ले आए। अब स्प्रिंग की ओरिजिनल हालत क्या है? कि बॉडी ओ पे वापस आ जाए। इस फोर्स को हम नाम दिया करते थे किसका? रीस्टोरिंग फोर्स का। इस फोर्स को हम नाम देते हैं रिस्टोरिंग फोर्स का। और थर्ड लॉ के तहत एक्शन रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। लास्ट टाइम किसी ने सवाल किया भी था, मैंने वो एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की थी, दोबारा आपको बता रहा हूँ कि F equal kx is the applied force which is also known as deforming force। ये डिफॉर्मिंग क्यों है? क्योंकि ये स्प्रिंग को डिफॉर्म कर रही है। इसके बरखिलाफ डिफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स जनरेट होगी जिसको हम नाम देते हैं रिस्टोरिंग फोर्स का। क्योंकि थर्ड लॉ के तहत एक्शन रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो ये बराबर हो जाएगी किसके? माइनस के एक्स के। अच्छा, अब अगर आप रिकॉल करें, आप क्या कहते थे? अगर मैं अप्लाइड फोर्स को रिमूव कर दूं, अप्लाइड फोर्स को रिमूव करने का मतलब है कि सिस्टम में अब सिर्फ एफ डैश रह गया। तो ये जब एक फोर्स होती है, वैसे जनरल नॉलेज का सवाल है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस लग रही हो तो कोई बता सकता है रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं? रिजल्टेंट फोर्स निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं, अगर दोनों ही आप बता दें तो अच्छी बात हो जाएगी। अगर 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 किसी ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस लग रही हैं तो उस ऑब्जेक्ट पर रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? रिजल्टेंट फोर्स। जी नो। सर अगर दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रही है तो ऐड कर देंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये पहला केस हो गया कि अगर सेम डायरेक्शन है तो आप ऐड कर दें, अपोजिट डायरेक्शन है सब्ट्रैक्ट कर दें। कोई और अगर कोई दूसरा मेथड बताना चाहे जिससे आप रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं? सर वेक्टर मेथड। वेक्टर मेथड बेसिकली जब आप कहते हैं ना आप ऐड कर रहे हैं और आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वेक्टर मेथड ही है। क्योंकि ऐड करने का मतलब है डायरेक्शन सेम थी तो वो सिंपली ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है डायरेक्शन अपोजिट हो गई। मेरे ध्यान में जो दूसरा मेथड आता है ना, वो दूसरा मेथड आता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इक्वल एम। एफ इक्वल एम के अंदर जो फोर्स है ना, याद रखिएगा वो फोर्स जो है वो सिर्फ फोर्स नहीं है, वो अनबैलेंस फोर्स है, वो रिजल्टेंट फोर्स है। तो जब कभी भी हम बात करते हैं रिजल्टेंट फोर्स की तो हमारे सामने दो तरीके हैं। अगर ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं समझाने के लिए सिर्फ आपको बता दूं कि लेट से इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स राइट से लग रही है F1, एक फोर्स लेफ्ट से लग रही है F2, और मैं ये बता दूं कि दिस बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, इसका मतलब F1 ज्यादा है, तो मैं रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालूंगा? F1 माइनस F2 से। और इसी रिजल्टेंट फोर्स को निकालने का दूसरा तरीका है न्यूटन का सेकंड लॉ, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमारे पास जो है वो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के दो तरीके होते हैं। अब अगर मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि मैंने अप्लाइड फोर्स को रिमूव कर दिया, यानी ये वाली जो फोर्स थी, अगर आप फिगर में देखेंगे जिसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, मैं आपसे ये कहता हूं मैंने इस फोर्स को रिमूव कर दिया, तो अब इस सिस्टम पे सिर्फ एक फोर्स रह गई, वो है एफ डैश। जब एक ही फोर्स होती है तो वही फोर्स क्या बन जाती है? रिजल्टेंट। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो एफ है यही बराबर होगा एम ए के, और ये बराबर है माइनस के एक्स के। So A is equal to minus K over M time X। किसी एक पर्टिकुलर स्प्रिंग के लिए K कांस्टेंट है, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले यही बात समझा रहा था कि K कांस्टेंट है लेकिन कंडीशनल है। तो जब एक सिस्टम बना हुआ है, एक स्प्रिंग है, एक मास है, तो उस एक स्प्रिंग के लिए K कांस्टेंट रहेगा अनटिल अनलेस आप उस स्प्रिंग को तोड़ ना दें या उसके अंदर कोई एक्सटेंशन ना लगा दें। तो K भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, ये बन जाएगा A is equals to माइनस कांस्टेंट टाइम X
जिसको हम कहते थे a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। इस रिलेशन के हमने दो मतलब जो है वो समझ रखे हैं। नंबर 1, इस रिलेशन से पहली चीज हमें क्या पता चल रही है कि जो एक्सिलरेशन है, एक्सिलरेशन इज डायरेक्टली proportional to the displacement from mean position। आई होप आपको ये वाला पॉइंट याद है, मैंने लास्ट टाइम खासतौर पे बात समझाई थी कि वाइब्रेटरी मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा फ्रॉम मीन पोजीशन निकाला जाता है। सो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। पहली बात, किसी को याद है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होती थी? अगर आपने से कोई मुझे ये बता दे कि डिस्प्लेसमेंट की वाइब्रेटरी मोशन में डायरेक्शन क्या होती थी? फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम होती थी, फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन होती थी, और इट कुड बी आइदर वेज। जी जी जुल्फिकार। सर बैक एंड फोर्थ मोशन होता था ना जी सर, उसमें तो मीन टू एक्सट्रीम पे एक्सट्रीम टू मीन होती थी ना वाइब्रेशन में। तो नहीं, वाइब्रेटरी मोशन टू मीन टू एक्सट्रीम और एक्सट्रीम टू मीन होती थी, लेकिन हमने सीखने की कोशिश की थी लास्ट टाइम कि जब भी वाइब्रेटरी मोशन होती है तो वाइब्रेटरी मोशन में जितने भी डिस्प्लेसमेंट्स हैं वो हमेशा अवे फ्रॉम मीन निकाले जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम मीन। तो अब ए और एक्स के दरमियान माइनस साइन है। अगर मैं बात कह रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम मीन, तो क्या हमें कोई बता सकता है कि मैं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के बारे में क्या उसूल बना लूं? सर टुवर्ड्स मीन हो जाएगा नेगेटिव साइन की वजह से। टुवर्ड्स मीन हो जाएगा। जब आप ये इस उसूल को मान रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम मीन, तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन। तो हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन। अच्छा, इस टुवर्ड्स मीन की ना एक लॉजिक और भी है। याद है न्यूटन का सेकंड लॉ? न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता था? जब भी ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस फोर्स लगेगी, वो अनबैलेंस फोर्स बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करेगी एक्सेलरेशन इन इट्स ओन डायरेक्शन। जरा इस फिगर को गौर से देखिए। ये पूरी मोशन रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से हो रही है, दैट इज एफ डैश, जो मैंने ब्लू एरो से रिप्रेजेंट की हुई है, शायद आप देख भी पा रहे हो। तो क्योंकि ये फोर्स टुवर्ड्स मीन है, तो एक्सेलरेशन हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होती है। इस वजह से एक्सेलरेशन भी क्या बनेगी? टुवर्ड्स मीन। तो इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के लिए मेरे पास दो उसूल हैं। नंबर 1, क्योंकि ए और एक्स ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, एक्स इज ऑलवेज अवे फ्रॉम मीन, सो ए इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन। और दूसरी इंटरप्रिटेशन मेरे पास क्या है? क्योंकि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, तो एक्सेलरेशन भी टुवर्ड्स मीन बनेगी। एक ऐसी वाइब्रेटरी मोशन जो इन दोनों कंडीशन को ओबे करे, हम ऐसी वाइब्रेटरी मोशन को नाम दिया करते थे क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन। व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? एक ऐसी वाइब्रेटरी मोशन जो इन दोनों उसूलों को कंप्लीटली ओबे करे। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। हम ऐसी वाइब्रेटरी मोशन को कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये जो अबव 2 पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास कहलाते थे क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन के हमारे पास दो कैरेक्टरिस्टिक हो गए। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अब इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कुछ कंडीशंस भी हैं। किन कंडीशंस के तहत आप ये कहेंगे कि मोशन सिंपल हार्मोनिक है? नंबर 1, मोशन मस्ट बी वाइब्रेटरी मोशन।
सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए सबसे पहली कंडीशन यह है कि मोशन जो है वो वाइब्रेटरी हो, नंबर 1। नंबर 2, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन दो एजेंट्स की वजह से हुआ करती है। नंबर 1 इज रिस्टोरिंग फोर्स, नंबर 3 इज इनर्शिया। देखें क्यों, अगर आप रिकॉल करें, जब आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया और आप उसे पॉइंट ए पर लिया, तो बॉडी में एक फोर्स जनरेट हुई जिसको हमने नाम दिया रिस्टोरिंग फोर्स, एफ डैश। ये बॉडी को कहां लेके जाएगी, ए से ओ। जब बॉडी ओ पर पहुंचेगी तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। मैंने लास्ट टाइम के लेक्चर में खासतौर पर ये पॉइंट मेंशन किया था, मुझे उम्मीद है आपके जहनों में ये बात मौजूद होगी कि जैसे जैसे बॉडी ए से ओ की तरफ जा रही है, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, और जब बॉडी ओ पर पहुंचेगी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट 0 होने का मतलब है इस एफ इक्वल माइनस के एक्स को देखिए, अगर एक्स 0 बन गया तो मेरे पास एफ भी क्या बन जाएगा, 0। इसका मतलब है पॉइंट ओ पर रिस्टोरिंग फोर्स 0 हो जाएगी। बॉडी ओ पर रुकेगी नहीं, बल्कि बॉडी ओ से आगे जाएगी, और जब बॉडी ओ से आगे जाएगी तो अब सूरत हाल मुझे कुछ ऐसी नजर आएगी। देखिए, ओ बी और स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा। जब स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो आप स्प्रिंग पर एक फोर्स लगा रहे हैं टूवर्ड्स लेफ्ट, तो अब जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो लगेगी टूवर्ड्स राइट। तो हमने उसूल बना रखा है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो हमेशा टूवर्ड्स मीन है। प्रीवियस लेक्चर से अगर रिलेट कर पाए, बहुत अच्छा होगा कि आपके सामने प्रीवियस लेक्चर मौजूद है और आप उससे लिंक कर पाए। तो मैंने आपसे कहा था कि जो वाइब्रेटरी मोशन होती है वो बेसिकली 4 कंपोनेंट्स थे उसके, ए से ओ से बी से ओ से ए। लास्ट लेक्चर में ये चीज आपको नजर आएगी, जो जिनके जहन में अभी नहीं आ रही वो लास्ट लेक्चर पे बाद में जो है वो देख लें। अच्छा, अब ये जो ए से ओ है ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से है, ये जो बी से ओ है ये भी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से है। तो अब अगर बॉडी ओ से बी जाएगी तो वो जाएगी अपने इनर्शिया की वजह से, अगर ओ से ए जाएगी तो वो अपने जाएगी इनर्शिया की वजह से। तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो दो फैक्टर्स की वजह से होती है। नंबर 1 आर रिस्टोरिंग फोर्स, नंबर 3 इनर्शिया। न्यूटन के फर्स्ट लॉ में जब आप काइनेमैटिक्स रिव्यू करेंगे तो बिल्कुल इनर्शिया डिस्कस करेंगे। मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो ये चाहती है कि बॉडी अपनी ओरिजिनल अपनी करंट को मेंटेन करे। वैसे इनर्शिया में और रिस्टोरिंग में एक बड़ा बुनियादी सा फर्क है जो मुझे नजर आता है। देखें, इनर्शिया बॉडी के करंट को मेंटेन करना चाहता है, तभी तो आप कहते थे इनर्शिया उस एबिलिटी का नाम है जिससे बॉडी रेजिस्ट करती है चेंज ऑफ स्टेट को। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, मोशन में तो मोशन में रहना चाहेगी। रिस्टोरिंग बॉडी के ओरिजिनल को मेंटेन करना चाहती है। यही वजह है कि रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा बॉडी को टुवर्ड्स मीन लाना चाहती है। चौथी चीज, मैंने इस पूरी एग्जाम्पल में एक फोर्स को इग्नोर किया है, जबकि मैं बार बार कह रहा हूं कि जो ब्लॉक है वो सरफेस पे स्लाइड कर रहा है। जब एक सरफेस दूसरी सरफेस पे स्लाइड करती है तो हमारे जहनों में होगा कि एक फोर्स जनरेट होती है जिसका नाम है फ्रिक्शन। मैंने पूरी डिस्क्रिप्शन में फ्रिक्शन का जिक्र ही नहीं किया, मैंने तो ये कह दिया था कि F इक्वल माइनस के एक्स इज द ओनली फोर्स। इसका मतलब है मैंने अज्यूम किया हुआ है कि दिस सिस्टम इज फ्रिक्शन लेस। तो अब हमारे पास सिंपल हार्मोनिक की दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और 4 कंडीशंस हैं। अगर आपसे कहा जाए कि ये बताइए कि मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक है या नहीं है, तो आप ये दो कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे और फिर वो मोशन इन 4 कंडीशंस को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। ठीक, अगर यहां तक किसी के जहन में कोई भी क्वेश्चन है प्रीवियस लेक्चर से मुताल्लिक या इस लेक्चर से मुताल्लिक, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर हम इसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर देंगे, तो हम शायद ही इनमें से किसी बात को दोबारा टच कर रहे हो। So if any one of you have any question related to whatever we have discussed so far, you may ask now.
ये सामने अस्सलाम वालेकुम सर। वाइट साहब। सर ये रीस्टोरिंग फोर्स और इनर्शिया वाला जो कॉन्सेप्ट आप दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे? अच्छा मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके सी, मैं क्या समझने की कोशिश कर रहा था कि जब आपने बिल्कुल इनिशियल डायग्राम को देखा, जो रेड कलर से आपको पहली बनी हुई नजर आ रही है, उसमें कोई फोर्स नहीं है, बॉडी मेन पोजीशन ओ पे है। अब अगर मैं बॉडी को पुल करके पॉइंट ए पे लेके आ जाऊं, तो जब मैं उसे पॉइंट ए पे लाया तो मैंने फोर्स एफ लगाई, जिसको मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया। न्यूटन के थर्ड लॉ के तहत रिएक्शन फोर्स जनरेट हुई, जो कि रिस्टोरिंग फोर्स है, जिसे मैं एफ डैश कह रहा हूं। मैं ये कह रहा था कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है ना, वो हमेशा टुवर्ड्स सेंटर एक्ट करती है। तो वो तमाम वाइब्रेटरी मोशन जो टुवर्ड्स सेंटर होती हैं, उनमें टुवर्ड्स सेंटर जाने का जो रीजन है वो रिस्टोरिंग फोर्स है। और वाइब्रेटरी मोशन का वो पार्ट जो अवे फ्रॉम मीन होता है, यानी ओ से बी और ओ से ए, वो इनर्शिया की वजह से होता है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो अगर हमें ये बात समझ में आती है, तो जो चैप्टर का नेक्स्ट पोर्शन था, उस चैप्टर के नेक्स्ट पोर्शन में बेसिकली हमने सर्कुलर मोशन को और वाइब्रेटरी मोशन को जो है वो एक दूसरे से लिंक किया। मैं थोड़ा सा जो है वो याद दिलाने की कोशिश करता हूँ, उम्मीद है आपको जो है वो चीजें जो है वो याद भी आ जाएंगी। हम कंसिडर करते थे सर्कुलर मोशन। ओके, अगर आप में से कोई सिर्फ मुझे ये बात बता दें कि सर्कुलर मोशन में और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या फर्क होता है? यस अब्दुल मुस। सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है और सर्कुलर मोशन में सेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करती। वैसे जवाब जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जहन में लॉजिक है, लेकिन कभी कभार जो हमारे अल्फाज होते हैं ना, वो बड़े क्रूशियल हो जाते हैं। क्या सर्कुलर पाथ पे वेलोसिटी कभी कांस्टेंट हो सकती है? नहीं। क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि सर्कुलर पाथ पे वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल हुआ करती है, जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे टेंजेंट होती है, कुछ इस तरह। सॉरी सर, वो टेंजेंशियल वेलोसिटी हर पॉइंट में सेम होती है। अच्छा चले, मैं किसी और से भी जवाब ले लूं, उसके बाद जो है वो मैं इस बात को बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अब मुझे लगता है आपके ध्यान में कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही था। जी हमजा। सर एक ये भी हो सकता है कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसका मास भी मतलब सेम हो, वो एक ही एक्सिस पे घूम सकते हो, जो सर्कुलर मोशन है उसका मास चेंज हो सकता है। हाँ नहीं, चले मैं जो वो एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, पहली बात, एक बात तो तय है, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। याद रखिएगा, फिजिक्स में जब आप वेलोसिटी के साथ कांस्टेंट लगाते हैं ना, तो उससे मुराद यूनिफॉर्म ही हुआ करता है। आप कांस्टेंट वेलोसिटी कहें, आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहें, तो अब आपको याद आएगा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए जरूरी क्या था, मैग्नीट्यूड भी सेम रहे और डायरेक्शन भी सेम रहे। अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसमें मैग्नीट्यूड तो सेम रह सकता है, लेकिन डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे चेंज होगी, क्योंकि वो टेंजेंशियल डायरेक्शन है। तो जब मैं कहता हूं सर्कुलर मोशन, तो मेरे ध्यान में वेलोसिटी नहीं आनी चाहिए, मैं स्पीड की बात करता हूं। सर्कुलर मोशन का मतलब है कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं होगी, वेरिएबल होगी। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट स्पीड होगी। देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं। जब मैं ये चैप्टर थ्योरी में पढ़ाता था तो मैं एग्जांपल यही दिया करता था कि अगर आप एक फैन की बात करें, अगर ये फैन स्विच ऑफ है, तो जिस लम्हे आप इसे स्विच ऑन करेंगे ये घूमना शुरू करेगा,
इसकी रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही होगी। फैन की मोशन हर वक्त सर्कुलर मोशन है। फिर जब ये फैन अपनी मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच जाएगा तो अब इसकी सर्कुलर मोशन क्या बन जाएगी? यूनिफॉर्म सर्कुलर, क्योंकि ना अब स्पीड बढ़ेगी ना स्पीड कम होगी। हाँ, अगर फैन अपनी मैक्सिमम स्पीड पे था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन थी, आपने फैन का स्विच ऑफ कर दिया, तो अब उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। फैन की मोशन अभी भी सर्कुलर रहेगी लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर नहीं रहेगी। मुझे मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बात जो है वो वाज़ेह कर पा रहा हूँ। जब हम लव इस्तेमाल करते हैं सर्कुलर मोशन, इसका मतलब ये होता है कि मोशन तो सर्कुलर है, स्पीड बढ़ भी सकती है, स्पीड कम भी हो सकती है। और जब मैं लव इस्तेमाल करता हूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इसका मतलब ये होता है कि स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी, राइट? तो अब हम लिंक करना चाहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को और सिंपल हार्मोनिक मोशन को। जो केस हमने कंसिडर किया वो क्या था? हम कंसिडर करते थे एक पार्टिकल जो परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ये हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्किल है। लेट्स से मैं जिस पॉइंट पी की बात कर रहा हूं वो पॉइंट पी पॉइंट ए पर मौजूद है। ये यहां से रोटेट करेगा और ये रोटेट करते करते किसी नए पोजीशन पे आ जाएगा, लेट्स से यहां पर। तो ये हमारे पास कहलाता था रेडियस। ओ से ए तक भी क्या कहलाएगा हमारे पास? रेडियस। इस पॉइंट पी का शेडो बनता था बिल्कुल इसके नीचे, उस शेडो को हम कहते थे पॉइंट क्यू। हाँ, हमजा आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर, कुछ नहीं। हाँ नहीं, असल में मेरे पास जो है वो हैंड जो है वो रेज हुए आ रहे हैं 3। तो अगर आप में से किसी ने हैंड रेज करके छोड़ दिया तो सर मुझे पहले का सवाल पूछना था कि सीरीज और पैरेलल स्प्रिंग का मुझे समझा दें आप। और सर सर्कुलर मोशन के अंदर एक्सेलरेशन आप शुरू में बढ़ रही होती है, जब यूनिफॉर्म हो जाता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाती है। नहीं, दोबारा बोलिए। सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है आपकी। आपने पंखे की मिसाल दी, जब पंखा शुरू में चल रहा होता है तो उसकी एक्सेलरेशन मैंने इंक्रीज हो रही होती है। नहीं, मैंने एक्सेशन की बात नहीं की, मैंने स्पीड की बात किया। सर तो एक्सेलरेशन भी तो कांस्टेंट हो जाएगी ना? कैसे? सर जब पंखा फुल मैक्सिमम स्पीड पे आ गया तो वो एक्सेलरेट हाँ। तो नहीं कर रहा ना, तो एक ही जगह और फिर उसी स्पीड के साथ घूम नहीं, रहा है। और फिर हम उसका सेंटीपिटल एक्सेशन का क्या करेंगे हम? असल में अब ये बिल्कुल ही जो है ना वो एक डिफरेंट जो है वो टॉपिक हो जाएगा। तो स्पीड की बात करते हैं। जब हम कहते हैं ना कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसका मतलब होता है स्पीड कांस्टेंट है। और जब हम कहते हैं सर्कुलर मोशन है, इसका मतलब ये होता है कि स्पीड कांस्टेंट नहीं है, वो बढ़ भी सकती है, वो कम भी हो सकती है। एक्सेलरेशन बिल्कुल ही एक डिफरेंट बात हो जाएगी। आगे अगर कहीं मुझे जरूरत पड़ी तो मैं इस बात को बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए स्पीड की बात करेंगे, ठीक है? अच्छा सर मुझे वो सीरीज और पैरेलल स्प्रिंग का समझा दो, मुझे हाँ, समझ नहीं आ रहा था। वो फिर मैं बाद में जो है वो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करिएगा, मैं वहीं पे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगा, क्योंकि अब हम थोड़ा सा आगे निकल, ठीक? सही है सर। ओके, तो हम बात कर रहे थे सर्कुलर मोशन की कि एक पार्टिकल पी है जो परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन। अब इस पार्टिकल पी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखिए, इस पार्टिकल पी की स्पीड है जो कि टेंजेंशियल होगी। क्योंकि वो टेंजेंशियल है तो वो हमेशा रेडियस पे क्या बनेगी? परपेंडिकुलर। तभी मैंने वो रेड कलर से रेडियस बनाया है और मैंने टेंजेंशियल स्पीड बना दिया, ठीक? इसी तरीके से पार्टिकल पी की जो मोशन है वो सर्कुलर के साथ साथ यूनिफॉर्म सर्कुलर है। देखिए, एक इक्वेशन का हवाला दे रहा हूं, शायद बहुत सारे बच्चों की कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। जब बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो उसके पास दो तरह की स्पीड्स होती हैं। एक तो टेंजेंशियल है, जैसे मैंने वीपी कहा, और एक एंगुलर हुआ करती है। शायद आपको याद हो, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। जब आप कहते हैं कि सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म हो गई तो बेसिकली ये ओमेगा कांस्टेंट हो जाता है, यानी बॉडी के रोटेट करने की जो रफ्तार है वो कांस्टेंट हो जाती है, और ओमेगा के कांस्टेंट होने से v कांस्टेंट बन जाया करता है।
अच्छा, अब हमने यहाँ पर पार्टिकल P और शेडो को रिलेट करना है, क्योंकि डेरिवेशन हमें नहीं करनी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद दिलाता हूँ। अगर मैं पार्टिकल P की बात करूं, क्योंकि पार्टिकल P परफॉर्म कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, याद रखिएगा सर्कुलर मोशन विदाउट एक्सेलरेशन नहीं हो सकती, ये बात तो तय है। हमने प्रोजेक्टाइल या मोशन इन 2 डायमेंशन अभी नहीं पढ़ रखा, तो हो सकता है कुछ चीजें आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएं, लेकिन जब वो पढ़ेंगे और फिर मेरी इन बातों को रिकॉल करेंगे तो आपको बड़ी कोहेरेंस इनके दरमियान जो है वो नजर आएगी। देखिए, अगर हम बात करते हैं पार्टिकल P की, तो हम ये कह रहे थे कि वो परफॉर्म कर रहे हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में कुछ भी हो जाए, एक एक्सेलरेशन लाजमी तौर पर मौजूद होगी जिसका नाम है सेंटीपीटल एक्सेलरेशन। तो पार्टिकल P के अंदर एक एक्सेलरेशन है जिसे हम नाम देते हैं सेंटीपीटल, which is given by v square over r। ये सेंटीपीटल एक्सेलरेशन है पार्टिकल P की, ठीक। और अगर मैं इस v को r ओमेगा से रिप्लेस कर दूं तो इसकी जो अगली फॉर्म बनती थी वो बनती थी r ओमेगा स्क्वायर ap। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल P। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि पार्टिकल P जो मोशन परफॉर्म कर रहा है वो सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन में बॉडी जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो इन टर्म्स ऑफ एंगल होगा, उसे हम नाम देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय थीटा, राइट। और जब ये पार्टिकल P रोटेट करेगा तो इस पार्टिकल P की आपके पास कुछ ना कुछ जो है वो टाइम पीरियड होगा, वो टाइम जिसमें बॉडी एक रोटेशन कंप्लीट करे। अब कुछ चीजों को आपने रिलेट करना है। देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऐसी नोटेशन इस्तेमाल करूं कि आप समझ पाए। पार्टिकल P ने A से चलना शुरू किया है, वो A से चलते चलते P पर आएगा। जब वो A से चलते चलते P पर आएगा तो जो उसका जो शेडो होगा ना, वो A से चलते चलते B पर हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करेगा, कुछ इस डायरेक्शन में। यानी मैं ये कह सकता हूं जब पार्टिकल P ने आधी रोटेशन कंप्लीट की तो उसके शेडो ने आधी वाइब्रेशन कंप्लीट की है। इसके बाद जब पार्टिकल P बाकी आधी रोटेशन कंप्लीट करेगा तो जो प्रोजेक्शन है वो B से A वापस चला जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों का टाइम पीरियड सेम है। जितने टाइम में पार्टिकल P एक रोटेशन कंप्लीट करता है उतनी देर में उसका प्रोजेक्शन Q एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है। तभी मैंने कहा टाइम पीरियड ऑफ P शुड बी द सेम एज टाइम पीरियड ऑफ Q। बस हमें याद क्या रखना है, हमें याद ये रखना है कि P इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सिर्फ सर्कुलर नहीं है, यूनिफॉर्म है, एंड Q इज परफॉर्मिंग वाइब्रेटरी मोशन। अच्छा, अब पार्टिकल P के 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं। पार्टिकल P के पास एक एक्सेलरेशन है, पार्टिकल P के पास एक वेलोसिटी है, और पार्टिकल P के पास कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा जो वो ट्रेवल कर रहा होगा। अगर मैं बात करता हूं उसके प्रोजेक्शन की, यानी मैं बात करता हूं Q की, तो आपने Q के लिए कहा कि अगर मुझे Q का एक्सेलरेशन चाहिए तो वो बेसिकली P के एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट होगा। तो हम A Q कैसे निकाला करते थे, हम ये कहते थे कि वो बराबर होगा AP cos थीटा के, क्योंकि मुझे AP का ये x कंपोनेंट चाहिए। एक चीज आपको और याद दिलाऊं, कोई बता सकते हैं सेंटीपीटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहां पर होती है? टुवर्ड्स द सेंटर। टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। सेंटीपीटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सेंटर। अब जो काम मैं यहां पर कर रहा हूं AQ इक्वल AP cos थीटा, इसके अंदर एक बड़ा बारीक सा पॉइंट है। जब आप वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं
तो एंगल वेक्टर की हेड पे बनता है या टेल पे बनता है? सर टेल पे। टेल पे। और अभी जो मैंने एपी बनाया, बट अगर आप बड़ी वाली डायग्राम में देखें तो मैंने एपी बनाया, तो उसकी डायरेक्शन तो टूवर्ड सेंटर है। यस सर। तो जब मैं ये ए क्यू इक्वल एपी कॉस थीटा करूंगा तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ेगी वो ये कि वेक्टर का एंगल उसके टेल पे नहीं बल्कि उसके हेड पे है। तो इसको सही करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या लगानी पड़ेगी? नेगेटिव एक साइन। माइनस साइन। तो हम कहते थे ए क्यू इक्वल माइनस ए पी कॉस थीटा, और फिर इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते करते एक नतीजे तक लाया, वो नतीजा था ए क्यू इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब ये शेडो की एक्सेलरेशन है। अब जुमला मेरा गौर से सुनिएगा, अगर आपने सारी बातें सर्कुलर मोशन से मुतालिक सुनी और आपके जहनों में है तो मेरा ख्याल है आपको रिलेट करने में जो है ना कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर मैं कहूं कि पार्टिकल P इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, तो व्हाट अबाउट दिस ओमेगा? विल इट बी कांस्टेंट और इट कैन बी चेंज्ड? बस इस जुमले पे हमारे पूरे लेक्चर का दारोमदार है। अगर आपने सही जवाब दे दिया तो इसका अंदर बात आपको समझ में आ गई। अगर मैं कहता हूं कि पार्टिकल P इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, तो इस ओमेगा के बारे में आप क्या फैसला करेंगे? इज इट कांस्टेंट और इट कैन बी चेंज्ड? अगर गलत जवाब देने पे कोई सजा नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि क्लास थोड़ी सी इंटरेक्टिव हो, आप लोग जो है वो पार्टिसिपेट करें। जी भाई। सर इट विल रिमेन कांस्टेंट होगी। अच्छा, और सर कांस्टेंट ही जी रहेगा इकबाल। मेरे ख्याल से। अच्छा देखें, इसका मतलब आप जुमले जो है वो गौर नहीं कर पाए। देखिए, जब मैं कहता हूं कि सर्कुलर मोशन, तो मैंने सर्कुलर मोशन में क्या कहा था कि स्पीड बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, राइट? तो अगर आप ये कहना कि P इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, तो इसका मतलब है ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट। और अगर मैं कहता हूं P इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तब मैं कह सकता हूं दिस ओमेगा इक्वल कांस्टेंट। अब बात क्लियर हो रही है? यस सर। अब अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो फिर हम ये कहते थे ए क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब आप में से वो बच्चे जो इनमें से कोई भी बात को नहीं समझ पाए, तो अब आप एक डायरेक्ट रिजल्ट सुनिए। याद रह गया? बहुत अच्छी बात है। मैं क्या कहता हूं? इफ P is performing circular motion, then Q is performing just vibratory motion. If P is performing uniform circular motion, then Q is performing simple harmonic motion, क्योंकि जो रिलेशन हमने ड्राइव कर लिया है वो रिलेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो अल्फाजों पे आपने जो है वो गौर करना है। जब आप कहते हैं कि दिस इज सर्कुलर मोशन, इसका मतलब ये होता है कि प्रोजेक्शन इज परफॉर्मिंग जस्ट वाइब्रेटरी मोशन। और जब आप कह रहे होते हैं कि दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका मतलब ये होता है कि जो आपके पास क्यू है वो परफॉर्म कर रहा होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। यही रीजन है कि जब आपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स में टॉपिक पढ़ा तो आपने उस टॉपिक का नाम क्या पढ़ा? रिलेशनशिप बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्योंकि जो A इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, ये ओमेगा को कांस्टेंट मान के आया है। तो अभी तक जितनी बात मैंने आपको बता दी, उसके बाद आपको जो है वो कम से कम सिर्फ अब ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि इफ पार्टिकल P इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, its shadow will be performing vibratory motion. And if particle P is performing uniform circular motion, its shadow will be performing simple harmonic motion. अच्छा, अब इस
रिलेशन के बाद हमें ये तो पता चल गया कि अगर आप बात करेंगे शेडो की, तो उसकी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक हो जाएगी। तो हमने क्या रूल बना लिया है कि इफ अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इट्स शेडो विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब रह गया मसला ओमेगा का। हमें मालूम है तमाम सिंपल हार्मोनिक मोशन पर A इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वैलिड है, ठीक। और हमने लास्ट क्लास में, बल्कि हमने यहीं पर ये काम किया, A इज इक्वल्स टू माइनस के ओवर एम टाइम एक्स। मुझे उम्मीद है कि आप देख पा रहे हैं ये वाला रिलेशन हर सिंपल हार्मोनिक के लिए है, और ये वाला रिलेशन माइनस के ओवर एम टाइम एक्स, ये भी सिंपल हार्मोनिक है, लेकिन ये वो सिंपल हार्मोनिक है जो स्प्रिंग से कनेक्टेड है, क्योंकि मास कनेक्टेड टू स्प्रिंग इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी तरह आपने पढ़ा था कि जो पेंडुलम होता है उसकी मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन हुआ करती है। तो उसके लिए A इज इक्वल्स टू माइनस जी ओवर एल टाइम एक्स होता है। मैं ये टॉपिक जब आगे आएगा वहां पे डिस्कस भी करूंगा। फिलहाल क्योंकि मैं समराइज कर रहा हूं तो मैं एक साथ ही समराइज कर देता हूं। A is equals to minus omega square x is valid on all simple harmonic motion. A is equals to minus q over m time x is valid on simple harmonic motion which is connected to spring, and A is equals to minus g over L time x is applicable on simple harmonic motion connected to string. अगर आप इन तीनों इक्वेशन को देखें तो मैं ओमेगा की दो वैल्यूज बना सकता हूं। एक ओमेगा होता है अंडर रूट के ओवर एम। मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को इक्वेट किया है, इन दोनों को। ओमेगा स्क्वायर बराबर है के ओवर एम के, तो ओमेगा अंडर रूट के ओवर एम है, और ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी ओवर एल। Sir, I can't hear you.
हेलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। क्या आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर आपकी आवाज अभी आ रही है। हाँ, तो अब आखिरी चीज क्या सुनी आपने? कि मुझे बीच में ऐसा लगा कि शायद आप लोग सुन नहीं रहे थे या आप सर तक कोई। जी ओवर एल, ओमेगा इज इक्वल टू जी ओवर एल। अच्छा, आखिरी आपने ये ओमेगा इक्वल अंडर रूट क्यू ओवर एम जो एक मिनट, अगर मैं स्क्रीन भी शेयर कर लूं। अच्छा, आखिरी बात जो आपने सुनी वो ये वाली सुनी कि ओमेगा इक्वल अंडर रूट क्यू ओवर एम और ओमेगा इक्वल अंडर रूट जी ओवर एम। यस सर। ओके, तो इसके बाद मैंने जो कुछ बताया मैं थोड़ा सा जो है वो जल्दी से ब्रीफ कर भी दूं। वैसे अगर कहीं कभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो ना तो बेटर ही होगा कि आपसे व्हाट्सएप पे जो है ना वो एक मैसेज कर दिया करें अगर आपको आवाज नहीं आ रही है, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। एनीवेज, मैं कह रहा था कि वो तमाम इक्वेशंस जिनमें ओमेगा इन्वॉल्व होता है वो प्रोटोटाइप होते हैं। अगर आप उस सिस्टम को किसी स्प्रिंग पे अप्लाई करेंगे या स्ट्रिंग पे अप्लाई करेंगे तो आपको ओमेगा रिप्लेस करना पड़ेगा। स्प्रिंग सिस्टम में हम उसे रिप्लेस करते हैं अंडर रूट क्यू ओवर एम से, और स्ट्रिंग में हम उसे रिप्लेस करते हैं अंडर रूट जी ओवर एल से। फिर मैंने कहा था कि अगर आप बात करते हैं टाइम पीरियड की, टाइम पीरियड वो टाइम है जिसमें बॉडी एक रोटेशन या एक वाइब्रेशन कंप्लीट करती है। ओमेगा बराबर होता था थीटा ओवर टी के। अगर मैं एक रोटेशन की बात करूं तो थीटा बराबर होगा 2 पाई रेडियन, तो टी इक्वल 2 पाई ओवर ओमेगा बन जाएगा। ये टी इक्वल 2 पाई ओवर ओमेगा, मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं। ये प्रोटोटाइप है। वो तमाम ऑब्जेक्ट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हैं उन पे ये फॉर्मूला वैलिड है। अगर मैं इस फॉर्मूले को स्प्रिंग पे अप्लाई करना चाहूंगा तो मैं ओमेगा को रिप्लेस कर रहा हूं अंडर रूट क्यू ओवर एम से, और अगर मैं इसे स्ट्रिंग पे अप्लाई करना चाहूंगा तो मैं ओमेगा को रिप्लेस करूंगा अंडर रूट जी ओवर एल से। तो वो बात जो आप नहीं सुन पाए वो ये वाली थी कि जब हम बात करते हैं टाइम पीरियड की तो याद रखिएगा 2 पाई ओवर ओमेगा इज वैलिड ऑन एवरी ऑब्जेक्ट विच इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन स्प्रिंग कनेक्टेड है तो 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के, और अगर ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है, धागे से कनेक्ट की गई है, तो 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। तो आज के लेक्चर से मुतालिक अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप जो है वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं ये शेयर अभी नोट्स कर भी लूंगा, अदरवाइज हम रिज्यूम करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। सर सीरीज और पैरेलल समझाई दें अभी आप। मैं सीरीज और पैरेलल आपको समझा ही दूं। हाँ, देखिए सीरीज में क्या होता है, जब आप दो स्प्रिंग सीरीज में लगाते हैं ना तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाते हैं, स्प्रिंग को खींचना आसान हो जाता है। तो इसका मतलब है कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। तभी हम कहते थे 1 ओवर के इक्वल 1 ओवर के वन प्लस 1 ओवर के। और जब आप स्प्रिंग को पैरेलल में लगाते हैं तो स्प्रिंग को खींचना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल होने का मतलब है ज्यादा फोर्स चाहिए होगी, कांस्टेंट बढ़ जाएगा। तो वो हम निकालते हैं के इक्वल के वन प्लस के टू से। और सर ऊपर ही जो आपने एग्जांपल दी वो डबल किस तरह हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए स्प्रिंग में 4 टर्न थे तो कांस्टेंट के था। जब मैंने स्प्रिंग को काट दिया तो नंबर ऑफ टर्न्स हाफ हो गए।
इसका Yes, sir. मतलब मुझे इसे 1 मीटर एक्सटेंड करना दुगना मुश्किल हो जाएगा। यानी पहले अगर 4 टन में 10 न्यूटन से 1 मीटर स्ट्रेच हो रहा था, तो अब 10 न्यूटन से सिर्फ आधा मीटर स्ट्रेच होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टन आधे रह गए। सही है सर। ठीक सही है सर। ठीक है, सो वी विल रिज्यूम फ्रॉम हियर इन नेक्स्ट क्लास। अच्छा, नेक्स्ट क्लास के लिए एक काम आप लोगों ने करना होगा, जो आपकी फर्स्ट ईयर फिजिक्स की बुक है वो अपने साथ लेके बैठिएगा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स बहुत हैं। तो अच्छा होगा अगर आपके सामने किताब होगी ना, तो मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल नंबर बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर बताऊंगा, फिर हम उसको डिस्कस कर रहे होंगे। तो आप में से हर बच्चे के पास अपनी फिजिक्स की बुक जरूर होनी चाहिए। और वो बच्चे जिन्होंने अपनी फर्स्ट ईयर की किताबें जो है वो ठिकाने लगा दी हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो अपने फ्रेंड्स से सिर्फ ये कहें कि वो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन की सिर्फ जो है वो पिक्चर लेके आपसे शेयर करने, बस आपके पास न्यूमेरिकल्स होने चाहिए, एग्जाम्पल्स भी और प्रॉब्लम्स भी। वी विल रिज्यूम फ्रॉम हियर इन नेक्स्ट क्लास।